में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 11 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा उदयन माने। ये दूसरे हैं। तो पहले कौन बने थे? पहले बनी थी कौन? अदिति अशोक। और इसी तरह से कुछ और भी खिलाड़ी हमने पढ़े हैं जो भी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने थे। जैसे कि कुछ नाम मैं आपको बताऊं तो साजन प्रकाश का नाम आपको याद होगा, भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने थे ये। उसी तरह से टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी थी? सुशीला देवी बनी थी। पहली नाविका बनी थी नेत्रा कुमानन। पहले घुड़सवार बने थे फवाद मिर्जा। पहलवान बनी थी विनेश फोगाट। तलवारबाज बने थे भवानी सिंह। और वेटलिफ्टर बनी थी मीराबाई चानू। एक अरुणा तंवर का नाम भी याद रखना, क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो ये बनी है। अब ये नाम मैं आपको क्यों बताता हूं बार बार, वहां पे आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ये तैराक कौन बने हैं। क्योंकि कई बार प्रश्न इस तरह से आ जाता है, खिलाड़ी का नाम देकर के आपसे उससे खेल पूछ लेंगे कि इनका संबंध किस खेल से है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये नाम बता रहा हूं, क्योंकि अभी न्यूज में बने हुए थे। इसके अलावा अभी देखो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखो। अभी टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक के रूप में किसे चुना गया? दो जने हैं, एक तो एमसी मैरी कॉम को और एक मनप्रीत सिंह को। उसी तरह से समापन समारोह के लिए किसको चुना गया? पहलवान बजरंग पूनिया को। मनप्रीत सिंह तो हॉकी खिलाड़ी है और एमसी मैरी कॉम बॉक्सर है। बाकी इसी तरह से टोक्यो पैरालंपिक की बात करेंगे तो मरियप्पन थंगावेलु को ध्वज वाहक के रूप में चुना गया है, जो कि हाई जंपर हैं, जिन्हें 2020 में 5 खिलाड़ियों के साथ में 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। और चलो बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन बने? एमपी जाबिर बने 400 मीटर बाधा दौड़ में। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम बताइए, तो आंसर होगा लॉरेल हब्बार्ड। न्यूजीलैंड के हैं ये, वेट लिफ्टर है और महिलाओं की कैटेगरी में खेलेंगे इस बार ये। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो भारत के पहले पैरा एथलीट का नाम क्या है जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था? तो ये बात है 1972 की गेम है तैराकी का, और उनका नाम क्या है? मुरलीकांत पेटकर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 2 बार गोल्ड जीतने वाले एकमात्र पैरालंपिक खिलाड़ी कौन है, तो फिर कौन है? देवेंद्र झाझरिया। कौन सा गेम खेलते हैं ये? जेवलिन थ्रोवर है ये। अच्छा, पैरालंपिक खेलों का जनक किन्हें कहा जाता है? सर लुडविग गुट्टमन को कहा जाता है। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस बक हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं? याद रखना 23 जून को मनाते हैं। वैसे पहला ओलंपिक कब और कहां पे खेला गया था? तो 1896 में खेला गया था एथेंस में, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। तो इतने पॉइंट आपको यहां से याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीत लिया है? तो आंसर होगा जेला एवॉन्ट गॉर्डे ने। तो लुइजियाना के न्यू ऑरलियंस की रहने वाली एक अफ्रीकी अमेरिकी हैं ये, जिनका नाम है जेला एवॉन्ट गॉर्डे, और इन्होंने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीत लिया है। इनकी उम्र है मात्र 14 साल। ये एक बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं और पिछले 93 वर्षों में 93 ईयर्स के इतिहास में ये प्रतियोगिता जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी बन गई हैं। इसमें सेकंड नंबर पर रही है सैन फ्रांसिस्को की 12 साल की भारतीय मूल की बच्ची है चेत्रा थुम्माला, और तीसरे स्थान पर रही न्यूयॉर्क की 13 साल की बच्ची भारतीय मूल की है ये भी, भावना मदिनी। बाकी देखो, वेलेरिया लुसेली का नाम आपने सुना होगा, मैक्सिकन लेखिका है ये, और अभी इन्होंने अपने उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार जीता था। बाकी जैन गुडॉल टेम्पल्टन पुरस्कार जीता इन्होंने, और शाजी एन.एम. इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था, जिन्हें केरल का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी डे ये हम कब मनाते हैं? तो याद रखना 22 मई को मनाया जाता है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में द प्रेगनेंसी बाइबल नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा करीना कपूर खान ने। तो अभी करीना कपूर खान ने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है द प्रेगनेंसी बाइबल, और उन्होंने इस बुक को अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। और एक्चुअली में इस बुक में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी अनुभव उन्होंने गेन किए उसके बारे में बताया है।
और बाकी प्रियंका चोपड़ा भी इन्होंने अनफिनिश्ड नाम की बुक को लिखा था। जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा इन्होंने, और अमिताभ घोष लिविंग माउंटेन नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। देखो कुछ नाम मैं आपको और बताऊंगा, वो आपको याद होने ही चाहिए। जैसे कि शरद कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान इन्होंने जीता था अपने मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे का नाम भी याद रखो, 31वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार जीता था इन्होंने अपने उपन्यास तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए। और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आपको याद होना चाहिए डेविड डायोप का, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 इन्होंने जीता है। ये जो डेविड डायोप हैं ये किस देश के रहने वाले हैं? ये फ्रांस के रहने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके उपन्यास का नाम क्या है जिसके लिए इन्होंने पुरस्कार जीता? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न डे वाला है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 जुलाई को। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग के द्वारा हर साल 10 जुलाई को यह राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी कि नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये इसका 21वां संस्करण है, यानी कि 21वां नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय। अब आपको पता है मेरा अगला प्रश्न क्या होगा? इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? और अभी जो 15 नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उनमें एक इनका भी नाम है। और हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बने हैं उनको याद करने के लिए एक ट्रिकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। फाइनली 3 दिन की मेहनत के बाद वो अपलोड हो ही गया। तो अगर आपने वो अभी तक विजिट नहीं किया तो कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लेना, या टेलीग्राम में जुड़े हो तो वहां मिल जाएगा, या अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन खोलोगे वहां मिल जाएगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा। अब बात यहाँ पे आ रही है, बताइए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री कौन है? कैसे याद किया था हमने? पशुपालन कौन करते हैं? या डेयरी? डेयरी मतलब क्या निकल के आता है? दूध। और हमारे घरों में जो दूध बेचने आते हैं वो कौन होते हैं? पुरुष ही तो होते हैं, महिलाएं थोड़ी ना बेचने आती है दूध साइकिल चला करके। पुरुष। तो आंसर होगा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जी के पास ये मंत्रालय है। तो इस तरह से याद रखना आप। देखो एक बार वो वीडियो आप देख लो, क्विज वगैरह लगा लो, इसमें हम खत्म नहीं करेंगे। डेली कोई ना कोई मंत्रालय आएगा और डेली मैं आपसे कोई ना कोई मंत्रालय पूछूंगा, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। आप रिवीजन की टेंशन मत लो, बस एक बार सीख लो, आप एक बार देख लो, है ना, याद कर लो एक बार। बाकी देखो जुलाई में बात करेंगे तो और भी डेज होते हैं। 1 जुलाई को हमने 3 डे मनाए थे। नेशनल डॉक्टर्स डे जिसकी थीम थी सेव द सेवियर, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया था, और नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे के रूप में मनाया था राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में, और 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया था। अच्छा देखो, फिर आ गया मंत्रालय वाला क्वेश्चन। आपको पता है इस बार एक नया मंत्रालय बन गया है, सहकारिता मंत्रालय। चलो ये प्रश्न मेरा आप ही लोगों से होगा, कौन बने हैं सहकारिता मंत्री? किसको दिया है ये मंत्रालय? बताइए। बढ़ते आगे। तो फिर बताइए, अभी हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी-सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्याम श्रीनिवासन को। तो फिर से अगले 3 सालों के लिए श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के एमडी-सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इनका जो नया कार्यकाल होगा ये सितंबर 2021 से शुरू होगा, यानी कि 2024 तक अब ये फेडरल बैंक के एमडी-सीईओ ही रहेंगे। बाकी मंगू भाई छगन भाई पटेल, बताओ भैया ये किस राज्य के गवर्नर बने थे? तो मंगू में निकाला एम, पटेल में निकाला पी, तो क्या बन गया? एमपी। एमपी के गवर्नर है ये। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर की बात करेंगे तो अरलेकर, जल्दी कर, कैसे याद करा था? काय के लिए जल्दी कर? हिमालय पे चढ़ने। हिमालय कहाँ? और हिमालय से क्या निकला? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के अभी तक जो गवर्नर थे बंडारू दत्तात्रेय, वो चले गए हरियाणा में। और हरियाणा के जो थे सत्यदेव नारायण आर्य, वो कहाँ चले गए? वो त्रिपुरा में चले गए। और त्रिपुरा के जो थे, क्या नाम था उनका? रमेश बेस, वो चले गए झारखंड में। ऐसे याद करा था हम लोगों ने। बाकी हरिबाबू कंभमपति, किसके पति? कंफमपति। और ये बने हैं मिजोरम के। और मिजोरम के कौन थे? पीएस श्रीधरन पिल्लई, वो चले गए गोवा में। और एक और थे कर्नाटक के। कर्नाटक के गवर्नर, चलो आप बताओ कर्नाटक के गवर्नर कौन बने हैं? ये पहले हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थे। और अगर याद हो तो ये भी बता दो कि अभी नए सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन बन गए हैं। बाकी फेडरल बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर केरल में मिलेगा।
इसकी टैगलाइन क्या होती है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। आज काफी सारे प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछ डाले हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला देखिए प्रश्न क्या है। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 रैंकिंग आई है, तो बताइए इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा? इस साल की ये तीसरी रैंक इन्होंने निकाली है। पहले जनवरी में Q1 निकाली थी, फिर Q2 और अब ये निकाली है Q3। और इसमें फिर से टॉप पे रखा है इन्होंने जापान को ही। Q1, Q2, Q3 तीनों में जापान टॉप पे था। भारत की रैंक बदली है। Q1 में तो भारत 85 नंबर पे था, Q2 वाली रैंकिंग में 84 नंबर पे था और इस बार 90 नंबर पे आ गया, 90 नंबर पे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये बताती है रैंकिंग कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। शक्तिशाली से कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास इस देश का पासपोर्ट है तो आप सबसे ज्यादा देशों में बिना वीजा के एंट्री ले पाओगे, और जितना ज्यादा देशों में आप एंट्री ले पाओगे उस देश का पासपोर्ट उतना ज्यादा शक्तिशाली है इनके अकॉर्डिंग। ये तो हेनले पासपोर्ट हो गया। अभी कुछ दिन पहले हमने ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स भी पढ़ा था। उसके अनुसार जर्मनी का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली था और उसने भारत को 61 नंबर पे रखा था। देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की हम लोग बात करते हैं। अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो आया था 2021, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, उसमें भारत 140 नंबर पे रहा था और टॉप पे आइसलैंड था। और आइसलैंड से ही आपको याद होगा अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें आइसलैंड टॉप पे था और भारत 135 नंबर पे था। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स और है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, और उसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे नॉर्वे था। चलिए एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाया जाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भारत 139 नंबर पे रहा और टॉप पे फिनलैंड रहा। उसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 48 नंबर पे रहा था और पहली बार भारत टॉप 50 में रहा था, इसलिए इसको याद रखना आप। और अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा हमने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, उसमें भारत 10वें स्थान पे था, टॉप पे यूएसए था। और यूएसए से आपको याद होगा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, यूएसए टॉप पे था, भारत 20वें स्थान पे था। एक और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इंडेक्स, क्या था वो? सदी के सबसे परोपकारी लोगों की जो पहली सूची आई थी उसमें टॉप पे कौन रहे? जमशेदजी टाटा रहे थे। तो इस इंडेक्स में जापान टॉप पे रहा है ना। अच्छा, दुनिया का सबसे तेज या यूं कह दूं सबसे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है वो भी जापान का रहा, जिसका नाम था फुगाकू। और फुगाकू से एक पुरस्कार याद आना चाहिए आपको, 2021 का फुकुओका सम्मान। ये किस भारतीय को मिला था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध पत्रकार थे वो। चलिए ये प्रश्न भी मेरा आप लोगों से रहेगा, आप लोगों का टेस्ट समझिए इसे। उनका नाम बताइए, उनका नाम क्या है? उनका नाम पी से चालू होता है। अब बताओ, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय ज्यूरी के रूप में किसे चुना गया है? ज्यूरी मतलब एक तरह से जज को ही बोलते हैं ज्यूरी। तो इनका नाम है पवन सिंह। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त महासचिव हैं ये पवन सिंह, जिनको टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहले भारतीय ज्यूरी के रूप में चुना गया है। और वैसे टोटल 26 ज्यूरी मेंबर हैं जो इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि भाग ले रहे हैं, जिसमें से 6 जापान से हैं और बाकी दूसरे देशों से हैं। और एक ये अब भारत से भी हो गए, क्या नाम है? पवन सिंह नाम हो गया। एक अशोक कुमार का नाम आपको याद होगा, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय बने थे ये। कर्नम मल्लेश्वरी आप जानते ही ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर बनी थी ये। अभी इनका नाम न्यूज में भी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर जो बनी है ये। अब्दुल्ला शाहिद नाम जानते हो क्या? मालदीव के विदेश मंत्री हैं ये। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के अध्यक्ष इनको चुना गया है। एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछ लूं कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो क्या आंसर होगा? डॉक्टर पैट्रिक अमोट। और इन्होंने किनका स्थान लिया था? डॉक्टर हर्षवर्धन का। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे अब तक स्वास्थ्य मंत्री थे। अच्छा, वैसे अभी वर्तमान में नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बन गए हैं? तो कैसे याद किया था? डॉक्टर हमेशा कैसा होना चाहिए? खुश होना चाहिए। अगर डॉक्टर खुश होगा तभी वो पेशेंट का इलाज अच्छे से करेगा। तन मन से खुश होना चाहिए वो। तो तन मन से खुश, मन से सुखी होना चाहिए। तो मन में सुख, जिसका मन सुख होगा हम उसी डॉक्टर बनाएंगे। तो मनसुख मांडविया उनका नाम है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो आंसर होगा स्टीफन लॉफवेन को। तो स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक नेता है ये स्टीफन लॉफवेन,
जिनको संसद के द्वारा फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। बाकी देखो, जोवेनल मोइस के बारे में आपने सुना होगा, हैती के प्रेसिडेंट थे ये, और अभी कुछ लोगों ने घर में घुस करके इनको गोली मार दी थी। बाकी निकोल पाशिन्यान, ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने थे, और वोजोसा उस्मानी ये दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है कोसोवो देश की। बाकी स्वीडन, ये रहा मैप में स्वीडन, कैपिटल इसकी स्टॉकहोम है, सिप्री का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा, और इसकी करेंसी है स्वीडिश क्रोना। प्रधानमंत्री फिर से बन गए स्टीफन लॉफवेन। और स्वीडन से आपको याद आता होगा, चलिए आप ही से पूछता हूं, अभी जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था, उसमें टॉप पे कौन सा देश था? तो बता ही दोगे आप, स्वीडन टॉप पे था। बता रहे हैं तो ये बताओ, भारत कौन से स्थान पे था? 87 नंबर पे था भारत। और इसी तरह से इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था, उसमें टॉप पे स्वीडन था और भारत 49 नंबर पे था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, गेहूं की भालिया किस्म जो कि जीआई टैग उत्पाद है, किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा गुजरात। गुजरात का है ये प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये गेहूं की भालिया किस्म है जिसमें उच्च प्रोटीन सामग्री और स्वाद में मिठास होती है। इसे 2011 में जीआई टैग मिला था और ये गुजरात के भाल क्षेत्र में उगाया जाता है। और अभी ये न्यूज में क्यों रहा, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे? तो अभी भारत सरकार ने गुजरात से केन्या और श्रीलंका को ये भालिया किस्म के गेहूं का निर्यात शुरू किया है, इसलिए ये न्यूज में था। तो ध्यान रखना आप। अब देखो, गुजरात की बात है तो गुजरात को तो हमने एक आध दिन पहले ही पढ़ लिया था डिटेल में। आज कुछ जीआई टैग्स को हम देख लेते हैं, जैसे कि कुछ गोवा के इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स जिन्हें 2021 में ही अभी जीआई टैग मिला है। एक तो हर्बल मिर्च हो गई, उसी तरह से खोला चिली भी वहीं की है, एक खाजे हो गया जो कि एक तरह की स्वीट डिश होती है, एक मोयरा बनाना हो गया। इन सबको जीआई टैग मिला था अभी। कश्मीर से कश्मीरी केसर आपको याद होगा जिसको जीआई टैग मिला था। मणिपुर के काले चावल आपको याद होंगे। एक उड़ीसा की कंदमाल हल्दी भी याद रखो आप, और केरल से याद रखो। और तिरूर सुपारी, इसको भी जीआई टैग मिला था। ये कहाँ की है? ये केरल की है। उसी तरह से डिंडिगुल ताले और कंडांगी साड़ियाँ, ये तमिलनाडु के प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला था। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। अच्छा, आप तो ये बताइए, किसी भी प्रोडक्ट को कोई जीआई टैग दिया जाता है तो कितने सालों के लिए वो वैलिड रहता है? याद रखना, 10 सालों के लिए। और अगर पेटेंट की बात करेंगे तो वो 20 सालों के लिए वैलिड रहता है। और उसी तरह से अभी आपको याद होगा, संजय दत्त पहले बॉलीवुड अभिनेता बने थे, यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले। तो वो जो गोल्डन वीजा है ना, वो भी 10 सालों के लिए वैलिड रहता है। और पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग टी, पश्चिम बंगाल की है ये, 2004-5 की बात है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, फिर हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा एरिक गारसेटी को। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, 46 नंबर के प्रेसिडेंट है ये अमेरिका के, और अभी इन्होंने लॉस एंजलिस के जो मेयर हैं एरिक गारसेटी, इनको भारत में अपना एम्बेसडर नामित किया है। अच्छा, अगर उल्टा मैं आपसे पूछ लूं कि अमेरिका में भारतीय राजदूत का नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा? तरनजीत सिंह संधू है। उसके अलावा क्रिस्टीन वर्मत, ये अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव बनी थी। जेनेट येलेन, अमेरिका में पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। एंथोनी ब्लिंकेन, ये वहां की विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं इनको वहां पे, विदेश मंत्री को। बाकी लॉयड ऑस्टिन का नाम याद रख सकते हो, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने थे ये। और मैरिक गारलैंड का नाम भी याद रखो, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ये बने थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, अभी इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया, याद होगा आपको के वेणुगोपाल इनका नाम है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने स्पर्श एकीकृत प्रणाली पहल शुरू की है? तो आंसर होगा, किस मंत्रालय ने? रक्षा मंत्रालय ने। स्पर्श का मतलब हो गया यहाँ पे सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो ये एक सिस्टम है जो रक्षा संबंधित जो पेंशन है, तो उस पेंशन को ये ऑटोमेटिक खातों में जमा करेगा, उसके लिए है ये सिस्टम जिसका नाम रखा है स्पर्श। और पेंशन से आपको याद होगी एक योजना, वन रैंक वन पेंशन योजना। इसमें समान रैंक वालों को समान पेंशन दी जाती है। अच्छा, रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह है। और वित्त मंत्री वही है, निर्मला सीतारमण। गृह मंत्री अमित शाह हैं, एक और मंत्रालय मिल गया इनको, सहकारिता मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्री बदल गए हैं, मनसुख मांडविया। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है, तो बिपिन रावत है।
थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। उसी तरह से वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और नेवल चीफ कौन है? करमवीर सिंह है। चलो एक प्रश्न का जवाब दो, अभी वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने थे? तो आंसर होगा विवेक राम चौधरी। और देखो, राम से एक कैबिनेट मंत्री का नाम आपको याद आना चाहिए। चलिए बताइए, आपको इतनी सी हिंट दी जाती है, अब आपको आंसर करना है उनका नाम क्या है और उनके पास कौन सा मंत्रालय है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया होगा ना ट्रिकी वाला, तो इतना मैं समझता हूं कि आप इतने तो काबिल हो गई हो, तो अपनी काबिलियत शो करो। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य को भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया गया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन परीक्षण के लिए मणिपुर के वेंगाईचुन पावो रेलवे स्टेशन पर पहुंची है ट्रायल रन के लिए। और इसी के साथ अभी राज्य को भारतीय रेलवे के मैप में शामिल कर लिया गया है। अच्छा देखो, यहां से भी एक मंत्रालय आ गया। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे बोला ना अभी कि इन मंत्रालयों को, इन मंत्रियों को इतनी बार हम रिवाइज कर लेंगे कि ये रट जाएंगे आपको। लेकिन इससे पहले वो पक्के से आप वीडियो देख लेना, वीडियो छोड़ना मत किसी भी कीमत में, क्योंकि जब हम बार बार इनको रिवाइज कर रहे होंगे तो पक्के से आपके माइंड में सेट होते जाएंगे और आपका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि आपको ऑलरेडी जब भी मैं आपसे पूछने लगूंगा या बिना पूछे आप अपने आप आंसर कर दोगे, आपके माइंड में आंसर आ जाएगा निकल करके कि अच्छा ये मंत्रालय, इसके मंत्री तो ये हैं। आपसे कोई पूछ नहीं रहा तब भी आप आंसर करोगे जबरदस्ती, और फिर देखना आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल। तो भारतीय रेल मंत्री कौन है? अभी रेल मंत्री कौन बन गए? तो रेल से कहां पे जाएंगे हम? माता जी के जाएंगे। कौन सी माता? वैष्णो माता। तो आंसर में वैष्णव जरूर होगा। तो इनका पूरा नाम अश्विनी वैष्णव है ना। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कौशिक बसु को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से फिर से करता हूं, देखिए अगर वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, चाहे ये वाला वीडियो, चाहे वो वाला, चाहे कोई सा भी, तो प्लीज इन्हें सपोर्ट जरूर दिखाएं अपना। जिस तरह से इन वीडियोस से आपको हेल्प मिलती है, तो इन वीडियोस को भी आपकी हेल्प की जरूरत है। तो इनसे मुंह न फेरें, इनकी हेल्प जरूर करें। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम अगर आप यूज करते तो वहां पे इन वीडियोस के लिंक को एक बार शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है इन्हें बनाने में। अभी आप यकीन नहीं करोगे, शायद मैं परसों की रात से सोया नहीं हूं। बीच में 1 आध घंटे की झपकी लग गई थी मुझे, लेकिन जो सोने वाला कहते हैं ना कि आराम करके सोने वाला, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स वाले की टेंशन थी तो उसको बनाया। फिर उसके बाद ये आपके करंट अफेयर्स हो गया, रिवीजन वाला वीडियो हो गया। तो अब आप देख लीजिए, बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं बार बार, इनको लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।